टाइम टीवी, सच साहस सरोकार। चीन में नए वेरिएंट ने हाहाकार मचाया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत में भी नए वेरिएंट के मरीज मिले हैं। देश में नए वेरिएंट BF.7 के 4 मरीज पाए गए हैं। 3 गुजरात और 1 उड़ीसा में मरीज मिला है। बता दें, चीन में नए वेरिएंट ने हाहाकार मचाया हुआ है। भारत में भी नए वेरिएंट के मरीज मिले। देश में नए वेरिएंट BF.7 के 4 मरीज मिले हैं। बता दें, चीन में कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु से जुड़ेंगे। विवांशु, चीन में नए वेरिएंट ने हाहाकार मचा रखा है, भारत में भी नए वेरिएंट के मरीज मिले हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर? आपको बता दें कि कोरोना का कहर एक बार फिर दुनिया को डराने लगा है। वहीं अगर बात की जाए तो चीन में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF.7 की वजह से रिकॉर्ड मामले आ रहे हैं चीन के अंदर में, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो देश के स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मांडविया, उनकी तरफ से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम एडवाइजरी गाइडलाइन जारी की गई। साथ ही साथ उनकी तरफ से कहा गया कि जो भी व्यक्ति विदेशों से आ रहा है उन्हें क्वारंटीन किया जाए, साथ ही साथ उनके टेस्ट किया जाए, जिससे ये वायरस जो है वो भारत के अंदर में फैल ना सके। वहीं अगर बात की जाए तो BF.7 का एक मामला भारत में भी देखने को मिला है। गुजरात में 2 मामले ऐसे सामने आए हैं जिसको लेकर कहा जा रहा है कि BF.7 से संक्रमित है। अभी पुष्टि नहीं की गई है और सैंपल को आगे जांच के लिए भेज दिया गया है। विशेषज्ञों की टीम जांच कर रही है और जल्द से जल्द इस पर साफ होगा। मगर बताएं कि देश का पहला मामला आने के बाद कहीं ना कहीं जो तेजी थी वो फिर से एक बार, जैसे कोविड गाइडलाइन में माने जाने की बात कही जाती थी, एक बार फिर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अक्टूबर में सबसे पहला मामला दर्ज किया गया था भारत के अंदर में। साथ ही अगर बात की जाए तो चीन अभी अगर देखे तो इस BF.7 वेरिएंट से काफी परेशान है और महीनों से वहां पर कई इलाकों में लॉकडाउन लगे हैं और लोग इस लॉकडाउन का विरोध भी कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो सरकार इस पर अलर्ट होकर लोगों से अपील कर रही है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक कल अहम बैठक करके उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के सभी जो CMO है, साथ ही साथ जिम्मेदार हैं, उनको गाइडलाइन दे चुके हैं कि आप जो 2 गज की दूरी है, साथ ही साथ भीड़ वाले इलाकों में मास्क का प्रयोग करें, सिनेमा घरों में और जो भी पब्लिक अगर देखिए जहां गैदरिंग ज्यादा हो रही है वहां मास्क लगाने का काम करें। वहीं आपको बताएं कि राहुल गांधी अपना भारत जोड़ो यात्रा अभी कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है देश के अंदर में, तो कहीं ना कहीं वो इस यात्रा को लेकर चिंतित नजर आते हैं। उन्होंने इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि यात्रा के दौरान हम पूरी तरह से गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, सभी जो कोरोना के प्रोटोकॉल है उसको सख्ती से पालन कराया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी इस यात्रा से डर रही है, इस वजह से कोरोना का बहाना बनाकर इसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। मगर कहीं ना कहीं देखा जाए मयूरी, तो चीन में कोरोना के विस्फोट के बाद अब देश और दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। जी धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए। UPSTF को बड़ी सफलता मिली है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आर्मी भर्ती कराने को लेकर ठगी करने वालों को गिरफ्तार किया गया है। सेना का कैप्टन बनकर ठगी की गई थी।
एसटीएफ ने पकड़ा छात्र ठग अंकित मिश्रा को। सुल्तानपुर का रहने वाला बताया जा रहा है अंकित। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क से गिरफ्तार किया गया है। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आर्मी भर्ती कराने को लेकर ठगी करने वालों को गिरफ्तार किया गया है। जी मयूरी, आपको बता दें कि यूपी एसटीएफ ने मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर सेना में भर्ती कराने के नाम पर ठगी करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आपको बताएं कि सेना की वर्दी पहनकर एक अंकित मिश्रा उर्फ आशीष नाम का शख्स बेरोजगारों को ठग देता था। आपको बताएं कि वह कैप्टन की वर्दी पहनकर जब भी कोई ऐसी वैकेंसी आती थी या ऐसे ट्रेनिंग सेंटरों पे जाकर और नौकरी दिलाने का झांसा दिया करता था और कहीं ना कहीं एक अपना जो देखे तो एक सिंडिकेट चलाता था फर्जीवाड़े का। इसमें आपको बताएं कि एसटीएफ अभी इसके गिरोह को तलाश रही है। वहीं अगर बात की जाए तो अंकित मिश्रा का अगर देखें तो कई सेना के, चाहे बात की जाए थल सेना, चाहे बात की जाए वायु सेना, तमाम, चाहे बात की जाए यूपी पुलिस, तमाम वर्दी में पहनकर अब लोगों को झांसा देता था, जिसकी तस्वीर भी सामने आ चुकी है। वहीं आपको बताएं कि एसटीएफ की टीम पीजीआई अस्पताल के पास पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास एक युवक को पकड़ा जो सेना की वर्दी में था, जिसके बाद उसकी पहचान अंकित मिश्रा सुल्तानपुर के तिवारीपुर निवासी का रहने वाला सामने आया। तमाम दस्तावेजों को खंगालने के बाद उसका पैतृक आवास और तमाम चीजें बरामद हुई, जिसमें बात की जाए तो उसके पास बैग से जाली ज्वाइनिंग लेटर भी बरामद की गई और साथ ही उसी ज्वाइनिंग लेटर को देकर वो जो तमाम अभ्यर्थी थे उनसे पैसा ऐंठने का काम करता था। वहीं आपको बताएं कि राहुल नायब के पद पर भर्ती के नाम पर 5-5 लाख रुपए संत कबीर नगर से भी मांग कर चुका है और साथ ही लगभग कई भर्तियों में वो मोटी रकम छात्रों से ले चुका है। वहीं टोल टैक्स से बचने के लिए यानी कि वो लाखों की ठगी कर रहा था, मगर कहीं ना कहीं सैकड़ों की रुपए बचाने के चक्कर में वो जो प्रशासन की नजर में आया, क्योंकि वो टोल टैक्स पर पुलिस की वर्दी पहनकर, आर्मी की वर्दी पहनकर और निकला करता था, जिसकी तस्वीर भी सामने आ चुकी है। जी मयूरी। जी धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए। यूपी कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। लोक भवन में यूपी कैबिनेट की बैठक होगी। बता दें यूपी कैबिनेट की अहम बैठक आज होगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी। लोक भवन में यूपी कैबिनेट की बैठक होगी। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, यूपी कैबिनेट की आज बैठक होगी, कितनी महत्वपूर्ण बैठक है ये? देखा जाए तो ये बेहद महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ प्रदेश के लिए, क्योंकि बात की जाए तो प्रदेश के अंदर में अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट समिट यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियों में योगी सरकार का हर एक मंत्री लगा हुआ है। साथ ही साथ सूबे के मुख्यमंत्री पूरी सक्रियता के साथ और पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का। उससे ठीक पहले अब एक कैबिनेट बैठक रखी गई है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। साथ ही अगर मयूरी बात की जाए तो कोविड का जो प्रकोप है वो देश विदेश के साथ साथ अब भारत में और साथ ही प्रदेश में भी चिंता का विषय बना हुआ, जिसको लेकर आज कई एडवाइजरी जारी कर सकते हैं सूबे के मुख्यमंत्री। वहीं आपको बताएं कि आज की बैठक लोक भवन में होगी। 4 बजे से बैठक होगी, जिसमें बात की जाए तो कैबिनेट के सभी मंत्रीगण अलग अलग विभागों के मौजूद रहेंगे। साथ ही अगर बात की जाए तो अयोध्या, मथुरा, काशी को लेकर माना ये जा रहा है कि कई औद्योगिक विकास के, पर्यटन
और स्वास्थ्य, इन सभी मुद्दों को लेकर प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। वहीं अगर मयूरी बात की जाए तो हाल फिलहाल में देखें तो कोविड की जो कोविड है उससे कहीं ना कहीं देश के तमाम जिम्मेदारान के लिए भी सरदर्दी बनी हुई है, वहीं सूबे के मुख्यमंत्री और साथ ही साथ तमाम जिम्मेदारों के लिए, और इसको लेकर निपटने को लेकर कुछ गाइडलाइन भी जारी की जा सकती है। साथ ही अगर देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल में योगी सरकार के कई मंत्री विदेश गए थे, यानी कि वो निवेशकों के पास जाकर निवेशकों का जो बाजार लग रहा है उसमें आमंत्रण और साथ ही साथ अपना जो वहां पे प्रेजेंटेशन था वो देकर आए हैं। अब वो सूबे के मुख्यमंत्री से अपने रिपोर्ट कार्ड को सौंप सकते हैं और उसके बारे में प्रेजेंट भी कर सकते हैं। और आपको बताएं कि आज की बैठक में जो भी मंत्री होंगे उनके साथ साथ विभाग के जो तमाम जिम्मेदारान हैं वो भी मौजूद रहेंगे जो उनके साथ गए हैं। और वही बात की जाए तो कोरोना की जो पेशेंट है उस पर वृद्धि ना हो, इसको लेकर कुछ चर्चा भी की जा सकती है। और जो भी अगर बात की जाए तो कल सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि हम जो भी वस्तुएं लगते हैं, चाहे पीपी किट हो, चाहे वो देखे तो टेस्टिंग किट हो, मास्क हो, इन सब चीजों का भंडारण सही ढंग से हो सके कि कोई खतरा ना हो, इसको भी लेकर कुछ चर्चा की जा सकती है। जी धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए। निकाय चुनाव से जुड़ी आज की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निकाय चुनाव पर आज फिर से सुनवाई होगी। निकाय चुनाव मामले में हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच सुनवाई करेगी। बता दें निकाय चुनाव को लेकर आज फिर से सुनवाई होगी। निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निकाय चुनाव पर आज फिर से सुनवाई होगी। निकाय चुनाव मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। निकाय चुनाव को लेकर आज फिर से एक बार सुनवाई होगी। इससे पहले भी सुनवाई हुई थी, क्या कुछ हुआ था कोर्ट में, आज क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी, आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर आज लखनऊ के इलाहाबाद बेंच के इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच पर सुनवाई होगी, जिसमें माना ये जा रहा है कि आरक्षण को लेकर जो निकाय चुनाव में आरक्षण दी जाती है उसको लेकर अब जो कोर्ट का अपना फैसला है वो सुना सकता है। वहीं आपको बताएं कि देखें तो लगभग विगत तीसरा दिन है इस पर कोर्ट के फैसले आ रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं हर दिन एक पेज लगती हुई नजर आ रही है। आपको बताएं कि कल जो सरकारी वकील है उनके दिए गए मीडिया बाइट्स को उन्होंने कहा कि ऐसे कई सारी याचिकाएं पड़ जा रही है जिसको संलग्न करने का और रिपोर्ट का फैसला सुनाने पर कहीं ना कहीं जो माननीय जज है उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि अब जो थर्ड जेंडर है यानी कि कॉमन जेंडर, उसको भी लेकर कि उनको किन सीटों पर आरक्षित किया जाएगा, ऐसे भी याचिकाएं पड़ी है कि कुछ सीटों पर थर्ड जेंडर को फिक्स किया जाए, उनको आरक्षित किया जाए, इसको भी लेकर सुनवाई को अपने साथ संलग्न करके सुना सकते हैं। मगर माना ये जा रहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव के आरक्षण की सूची यानी कि ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने के मामले को लेकर आज माननीय कोर्ट फैसला सुना सकता है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रदेश भर की जो निगाहें हैं वो आज के इस फैसले पे टिकी हुई है, क्योंकि प्रदेश भर में निकाय चुनाव का अगर देखें तो ऐलान चुनावों का तिथियों का ऐलान नहीं हुआ है, मगर प्रत्याशी पूरा दमखम लगाकर अपने जो दल है या निर्दल है वो अपने पक्ष में या पार्टी के पक्ष में लगातार जनादेश इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि ये आरक्षण की जो सूची है वो जारी हो, जिससे वो जल्द से जल्द जो समय है 5 जनवरी जब देखे तो ये तमाम जो लोकल बॉडी है यानी कि निकाय या नगर पालिका नगर पंचायत ये पूरे हो रहे हैं उसकी 5 साल, उसके बाद ही चुनाव हो जाए, इसका आशा अपेक्षा लगाए प्रदेश भर के निकाय के नेता आज निगाहें लगाए हैं। जी धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए।
अज्ञात कारणों के चलते कार में आग लगी है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं। आग लगने से इलाके में हड़कंप देखने को मिला। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियां। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। गोविंदनगर क्षेत्र के दादा नगर इंडस्ट्रियल एरिया की घटना बताई जा रही है। अज्ञात कारणों के चलते कार में आग लगी है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं। आग लगने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। इस खबर पर हमारे संवाददाता उपेंद्र हमसे जुड़ेंगे। उपेंद्र, कार आग का गोला बनते नजर आ रही है, क्या वजह है, कैसे आग लगी, क्या कुछ पूरा मामला है? जो दादा नगर इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर बने खाली से प्लॉट पे जो है गाड़ी जो है वो खली गाड़ी पे शॉर्ट सर्किट के कारण जो है वो आग लगी। आग जो ऐसा अच्छा विकराल रूप ले रही है कि वो गाड़ी जो पूरे आग गोले तरीके से पड़ के दिखाई दे, किसी बार कोई क्षति नहीं हुई है। पर सवाल ये भी उठता है कि जो गाड़ी के मालिक है उनको साफ कहना है कि मेरी न्यू मतलब कंपनी पर जो लेकर उन्होंने कई दावे ठोके और उन्होंने तहरीक अदा पर मुकदमा पंजी किया गोविंदनगर थाने में। धन्यवाद उपेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। कुख्यात अपराधी विकास दुबे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर देहात से खबर है। बिहार विकास दुबे के भाई और बहनोई पर केस दर्ज हुआ था। दोनों पर गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में जजमेंट आज। गैंगस्टर मामले में 2 बजे एडीजे 5 की कोर्ट में जजमेंट। 1993 में सिद्धेश्वर हत्याकांड में शिवली थाने में मुकदमा लिखा गया था। कुख्यात अपराधी विकास दुबे से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विकास दुबे के भाई और बहनोई पर केस दर्ज हुआ था। इस खबर पर हमारे संवाददाता उपेंद्र हमसे जुड़ेंगे। उपेंद्र, विकास दुबे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है जिसमें आज कोर्ट में जजमेंट है, क्या कुछ पूरी अपडेट है इसको लेकर? जी हाँ, जो सन 1993 में सिद्धेश्वर कांड हुआ था, मंदिर में जो गोलियां चली थी कई लोगों की मौत हुई थी, उसको लेकर के विकास दुबे के जो भाई बहनोई है जो दिनेश तिवारी और उसका जो भाई है दीपू दुबे के खिलाफ जो है मुकदमा पंजी किया गया था शिवली थाना में। कानपुर देहात में पूरा मामला है। आज उसको लेकर जजमेंट हुआ, पर देखा जाए कहीं ना कहीं जो विकास दुबे के बहनोई है दिनेश तिवारी वो तो अभी बेल आउट बाहर है, पर दीपू दुबे की जो है कि विकास दुबे कांड बस से जो उसकी हत्या हो चुकी है। और देखा जाए कहीं ना कहीं आज जजमेंट आना है, वो जजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो अपराधी हैं, अपराधियों ने जो है कि मंदिर में चढ़ के जो कांड किया था उसको लेकर देखते हैं कि अब जो फैसला आने वाला है वो अच्छा फैसला आएगा और लोगों के लिए एक जनहित में ऐसा अग्रिस रहेगा, बताया और संदेश देगा कि जो इतना बड़ा कांड किए थे उसको लेकर के इसमें कुछ आरोपी तो उनकी मौत हो चुकी है। जो आरोपी उनके विकास दुबे बने दिनेश तिवारी, बस आज उनका भी आरोप तय होना क्लियर हो गया है। जी धन्यवाद उपेंद्र हमसे जुड़ने के लिए। बलवंत हत्याकांड में मजिस्ट्रियल जांच होगी। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रनिया थाने में हुई थी बलवंत की हत्या। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मामले की जांच करेंगे। परिजनों की मांग पर मजिस्ट्रेट शिवानंद को जांच सौंपी गई है। एसपी और डीएम के पत्र के बाद फैसला लिया गया है। बलवंत हत्याकांड में मजिस्ट्रियल जांच होगी। बड़ी खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं। रनिया थाने में हुई थी बलवंत की हत्या। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मामले की जांच करेंगे। परिजनों की मांग पर मजिस्ट्रेट शिवानंद को जांच सौंपी गई है। एसपी और डीएम के पत्र के बाद फैसला लिया गया है। इस खबर पर हमारे संवाददाता उपेंद्र हमसे जुड़ेंगे। उपेंद्र, बलवंत हत्याकांड में मजिस्ट्रियल जांच होगी, क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर? जी आपको पता चला बिल्कुल बलवंत हत्याकांड को लेकर अभी मीडिया ट्रायल पहले भी चल चुका है और इससे पहले भी बड़े बड़े नेता
और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव भी घर पहुंचे, उनकी पत्नी से मुलाकात भी की थी और उन्हें आश्वासन दिया कि जो जांच है वो पुलिस नहीं करेगी और सीबीआई जांच की मांग भी की थी अखिलेश यादव ने। पर कहीं ना कहीं देखा है जो कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी, इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राइम टीवी ने इसको प्रमुखता से दिखाया भी था कि 31 चोट निशान होने के बावजूद भी उसकी मौत का स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा है कि उसकी आखिर मौत कैसे हुई थी कस्टडी में। पर देखना ये भी कि वहाँ के परिजन, उनकी जो पत्नी शालिनी है, उनका साफ कहना था कि न्यायिक हिरासत में जो मेरे पति की हत्या हुई है। पर कहीं ना कहीं देखा तो आज वो कोर्ट में जो है एसपी और डीएम जो है कानपुर देहात के हैं, उन्होंने जो है कोर्ट के माध्यम से एक मजिस्ट्रेट लेवल की जांच के लिए उन्होंने पत्र लिख दिया है। बाकी अब देखना यह है कि सरकार उसको अनुमति देती है कि नहीं देती अभी, और की सीबीआई की जांच मांग होगी। जी धन्यवाद उपेंद्र हमसे जुड़ने के लिए। कोरोना ने एक बार फिर से चिंता बढ़ाई है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ में सीएम योगी टीम 9 के साथ बैठक करेंगे। बता दें कोविड के मद्देनजर टीम 9 की बैठक होगी। सुबह 10:30 बजे लोक भवन में बैठक होगी। कोरोना ने एक बार फिर से चिंता बढ़ाई है। लखनऊ में सीएम योगी टीम 9 के साथ बैठक करेंगे। बता दें सुबह 10:30 बजे लोक भवन में ये बैठक होगी। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, कोरोना ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। लखनऊ में सीएम योगी टीम 9 के साथ बैठक करेंगे, कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है ये बैठक? देखिए मेरी कोरोना की दस्तक एक बार फिर से जो है देश में देखने को मिली है, जहाँ पे जो एक नया वेरिएंट है BF.7, ये एक नया वेरिएंट कोरोना का आ चुका है। पूरे भारत में 4 केसेस मिले हैं, जिसमें सबसे पहला केस जो है वो वडोदरा के एक NRI महिला में ये जीनोम सीक्वेंसिंग के दौरान पता चला था कि जो नया वेरिएंट BF.7 मिला हुआ है। और उत्तर प्रदेश में इसको लेकर जो है वो सावधानियां बरती जाने लगी हैं। मुख्यमंत्री ने इसके लिए आदेश भी दे दिए थे, स्वास्थ्य मंत्री ने भी इसके लिए गाइडलाइन जारी की थी। और आज जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 9 के साथ 10-10:30 बजे लोक भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। किस प्रकार से पहले जैसी स्थिति कोविड में प्रदेश की न हो, उसको लिए खासा महत्वपूर्ण बैठक की जाएगी। बड़े अधिकारी यहाँ पे मौजूद रहेंगे, गाइडलाइन जारी की जाएगी और सख्ती से पालन करने के इसमें निर्देश भी दिया जाएगा। मोदी जी धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। इनामी गैंगस्टर बदमाश से मुठभेड़ हुई है। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस की 25,000 के वांछित इनामी से मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गोली में बदमाश घायल हुआ है। पुलिस ने घायल अवस्था में बदमाश को गिरफ्तार किया है। घायल बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस भी बरामद किया गया है। गुलावटी इलाके के मंडी रोड की घटना बताई जा रही है। इनामी गैंगस्टर बदमाश से मुठभेड़ हुई है, बुलंदशहर से खबर है। पुलिस की 25,000 के वांछित इनामी से मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गोली से घायल हुआ बदमाश। इस खबर पर हमारे संवाददाता विशाल हमसे जुड़ेंगे। विशाल, पुलिस की इनामी बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जनपद बुलंदशहर के गुलाबी क्षेत्र मंडी के पास का मामला है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई थी और इनामी बदमाश बताया जा रहा है। और ये एक ग्राम के नाम से बताया गया है। इकराम के पैर में गोली जो लगी। धन्यवाद विशाल हमसे जुड़ने के लिए। बुलंदशहर में डीएम चंद्रप्रकाश सिंह ने निर्देश दिए हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें शीतलहर को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल 10 से 3 बजे तक खुलेंगे। 22 दिसंबर से 21 दिसंबर तक आदेश जारी रहेगा।
चंदौली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। चंदौली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें 54 गौवंशों के साथ 5 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। तस्करों के पास से तमंचा, कारतूस भी बरामद हुआ है। पुलिस ने तस्करों पर मुकदमा दर्ज किया है। नौगढ़ पुलिस ने कोइलरवा हनुमान मंदिर के पास कार्रवाई की है। डीएम ईशा दोहन ने निर्देश जारी किए हैं। चंदौली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शीतलहर कोहरे के चलते स्कूलों के समय में परिवर्तन हुआ है। कक्षा 1 से 12 तक सभी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। 31 दिसंबर तक 10 से 2 बजे तक का होगा। डीएम ईशा दोहन ने जारी किए हैं निर्देश। चंदौली से खबर बता रहे हैं। शीतलहर कोहरे को देखते हुए स्कूल के समय में परिवर्तन किया गया है। सपा विधायक इरफान सोलंकी को बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फर्जी आधार कार्ड मामले में जमानत याचिका खारिज हुई है। जिला जज कोर्ट को खारिज हुई याचिका। बता दें जिला जज कोर्ट से याचिका खारिज हुई है। इरफान समेत 7 लोगों की जमानत याचिका खारिज हुई है। महाराजगंज जेल में शिफ्ट किए गए हैं इरफान सोलंकी। कानपुर से महाराजगंज जेल में शिफ्ट किए गए हैं। सपा विधायक इरफान सोलंकी को बड़ा झटका लगा है। इस खबर पर अनिल हमसे जुड़ेंगे। अनिल, फर्जी आधार कार्ड मामले में जमानत याचिका खारिज हुई है। इरफान सोलंकी की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जी मैं बता दूं कि सपा को बड़ा झटका लगा है और एक फर्जी आधार कार्ड में उन्होंने सफर किया था। जब ये बाहर फरार थे, जब पुलिस इनको मुकदमा दर्ज किया गया जिसके चलते फरार चल रहे थे, और उसी वक्त इन्होंने दिल्ली से मुंबई तक का एक सफर किया था जिसमें इन्होंने फर्जी आधार कार्ड लगा के गलत नाम से टिकट करवाई थी, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था और उसी समय लगभग 7 लोगों के नाम और मुकदमा दर्ज किया था। अभी कल ही इनकी जमानत हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो जमानत है वो जिला जज ने खारिज कर दी है। और इरफान सोलंकी का जैसा कि आप वीडियो देख रहे हैं कि कानपुर सुरक्षा के दृष्टि में उनका बाहर भेज दिया गया, महाराजगंज जेल भेजा गया था। और जब इरफान सोलंकी यहाँ से जा रहे थे तब भी भावुक थे, और जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है कि महाराजगंज जेल के सामने खड़े हैं और वो रो रहे हैं। हालांकि हाथ में उन्होंने कुरान भी पकड़ रखी थी। तो कहीं ना कहीं इरफान सोलंकी की मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है। अब देखने वाली आगे बात होगी कि आगे इस चीज को लेकर राजनीति कितनी गर्माती है। जी धन्यवाद अनिल तमाम जानकारियों के लिए। 60 वर्षीय राजाराम यादव की हत्या हुई है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धारदार हथियार से कई वार किए गए हैं। सिर पर भी धारदार हथियार से हमला किया गया है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दबिश जारी है। रंजिश में हत्या की बात सामने आई है। दुबग्गा थाना क्षेत्र के करौली गांव का मामला है। साठ वर्षीय राजाराम यादव की हत्या का मामला सामने आया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। धारदार हथियार से कई वार किए गए हैं। सिर पर भी धारदार हथियार से वार किए गए हैं। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दबिश लगातार जारी है। रंजिश में हत्या की बात सामने आई है।
दुबग्गा थाना क्षेत्र के करौली गांव का मामला बताया जा रहा है। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।